नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। दुनिया भर में कोरोना के खतरे के मद्देनजर रमजान में मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है या फिर चंद लोगों को ही इजाजत दी जा रही है। इसके बावजूद कोरोना का खतरा बना हुआ है। दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश में एक स्थानीय मस्जिद में रमजान की नमाज अदा कराने वाले मौलवी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। मौलवी ने मगुरा जिले के अडडांगा गांव में एक मस्जिद में शनिवार को रमजान की नमाज की अगुवाई की थी और इसके एक दिन बाद वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। खबर के अनुसार अधिकारी नमाज में शामिल हुए 20 से 25 लोगों की सूची बना रहे हैं और उनकी जांच भी की जाएगी। देश भर में कोरोना की स्थिति को लेकर के देश के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कोरोना की स्थिति पर जानकारी दी है। आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए और नागरिकों को कुछ सुविधाएं प्रदान करने के लिए लॉकडाउन के दौरान कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है। 26 अप्रैल तक देश में लगभग 80% से अधिक गेहूं की खेती की कटाई हो चुकी है। 2000 से अधिक मुख्य मंडियां यानी 80% मंडियों का संचालन प्रारंभ हो गया है। दाल और तिलहन की खरीद जारी है। किसान रथ ऐप ने कृषक और व्यापारियों के बीच लॉकडाउन के दौरान खरीद एवं बिक्री को सरल कर दिया है। 80,000 से अधिक कृषक और 70,000 से अधिक व्यापारी किसान रथ ऐप पर पंजीकृत हैं। मनरेगा के तहत भी कार्यों ने गति पाई है। वाटर कंजर्वेशन और इरिगेशन जैसे लार्ज कम्युनिटी असेट्स पर भी मनरेगा के तहत काम शुरू हो गया है और 2 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ है। सर्वे के अनुसार लगभग 60% फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑपरेशनल हो गई हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में 2,825 इकाइयां और इसके अलावा 350 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भी क्रियाशील हो चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण कार्यों से, ईंट भट्टों के संचालन से और सड़क परियोजनाओं इत्यादि के प्रारंभ होने से स्थानीय और प्रवासी श्रमिकों को फिर से रोजगार मिल रहा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत गठित इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीमों ने संबंधित राज्यों में पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया है। इन टीमों में वरिष्ठ स्तर के प्रशासनिक अधिकारी थे, सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से भी स्पेशलिस्ट थे। उनकी एक्सपर्टीज हम राज्यों के साथ शेयर करना चाह रहे थे, जिससे कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोविड-19 के नियंत्रण में सफलता पा सके। आज मैं 2 टीमों के फीडबैक के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगी। पुणे में आईएमसीटी ने विस्तृत दौरे किए हैं। उन्होंने पिंपरी, चिंचवाड़, खरलवाड़ी और बारामती कंटेनमेंट जोन्स के साथ साथ प्रवासी मजदूरों के शेल्टर कैंप्स, सब्जी बाजार, पीडीएस की दुकानें, जिला परिषद का कंट्रोल रूम, नगर निगम का वॉर रूम, अस्पतालों इत्यादि का दौरा किया है। आईएमसीटी ने पाया कि पुणे में कोविड-19 का डबलिंग रेट 7 दिन है, जो बाकी देश की तुलना में थोड़ा सा देखें तो भारत में 1396 नए पॉजिटिव केस आए हैं, विच टेक्स आवर टोटल कंफर्म केसेस टू 27,892। 20,835 पीपल जो हैं वो एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले एक दिन में 381 पेशेंट्स आर फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल पर्सन्स हु हैव बीन क्योर्ड द नंबर बिकम 6,184। इसको अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट 22.17% हो चुका है। एंड द पॉजिटिव न्यूज इज कि हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिवली हमारे रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है, हमारा रिकवरी रेट बढ़ रहा है। 16 डिस्ट्रिक्ट हैं देश के जहां पर कि पिछले 28 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में 3 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए हैं। अगर आप देखें 24 अप्रैल से अब तक में, वह है गोंदिया महाराष्ट्र में, देवनगेरे कर्नाटक में, लखीसराय बिहार में। इसी के साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट पहले 28 दिन की, जिसमें कि पहले केस आए लेकिन 28 दिन से केसेस नहीं आए थे, इससे पहले रिपोर्ट हुई, उनमें से 2 डिस्ट्रिक्ट में नए फ्रेश केसेस भी आए हैं।
वह है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में और एसपीएस डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर। टोटल ऐसे 85 डिस्ट्रिक्ट हैं 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। यह हम लोगों को जानना होगा, फॉलोअप करना पड़ेगा कि हम अपनी विजिल को कॉन्स्टेंटली उसी मोमेंटम से बनाए रखें ताकि इन डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़े और इन डिस्ट्रिक्ट में कोई नया केस ना आए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत भी की। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से कहा कि वह सजग रहें, सचेत रहें। रेड जोन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले सभी जिलों में सख्ती रखते हुए चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इसको ब्रेक किया जाए। ग्रीन जोन में जिला एडमिनिस्ट्रेशन सर्विलेंस पर फोकस रखते हुए अलर्ट रहे ताकि उस जिले में यह संकट प्रवेश न करे। कोरोना ग्रसित होना कोई स्टिग्मा नहीं है। जितनी जल्दी सच्चाई का सामना होगा उतनी जल्दी ही और उतने ही अप्रोप्रिएट तरीके से उसका समाधान। महाराष्ट्र के पालघर में हुई 2 संतों और उनके ड्राइवर की हत्या के मामले में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और इस मामले में सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश का आरोप भी लगाया जा रहा है। अब एक बार फिर से बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि राज्य में सत्ता में बैठे दल इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं और मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पालगढ़ में जिस तरह 2 संतों की हत्या हुई उस पर जानबूझकर सांप्रदायिक राजनीति कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने कभी भी इसको सांप्रदायिक की राजनीति से नहीं देखा था, लेकिन 2 संतों की हत्या हो जाए और उसके बाद जिस तरह की भाषा वहां के गृह मंत्री ने बोला और उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई की मांग हमने की, उस पर तो उन्होंने कोताही की और बाद में इस विषय पर कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना के लोग राजनीति कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। संत भी इस देश के नागरिक हैं, आखिर उनको न्याय दिलाने की आवाज अगर पूरे देश में बुलंद हो रही है तो इसको संप्रदाय की राजनीति से कांग्रेस क्यों देख रही है? सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के जिले कुलगाम में कांजेगुंड के लोअर मुंडा इलाके में 3 आतंकवादियों को आज सुबह ढेर कर दिया। वहीं से कुछ दूरी पर एक विस्फोट भी हुआ जिसमें 6 बच्चों समेत 13 लोग घायल हो गए। सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल का जायजा लिया और विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए अपनी जांच शुरू कर दी है। जिला कुलगाम में काजीगुंड के लोअर मुंडा इलाके में आज सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 आतंकवादियों को मारा गया था और मारे गए आतंकवादियों में टीआरएफ के डिप्टी चीफ कमांडर और ऑपरेशनल कमांडर के मारे जाने की भी बात कही जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सोमवार को सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है और रक्षा प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी भी दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर जिले के काजीगुंड इलाके में लोअर मुंडा में गश्ती दल पर गोलियां चला दी थी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई। आज काजीगुंड के लोअर मुंडा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच तसादुम हुआ। सुबह 8 बजे से सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंट्स के छुपे होने की एक खबर के मुताबिक, जिसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। अभी तक जानकारी के मुताबिक 3 जो मिलिटेंट्स है उनको हलाक किया गया है और जो सर्च अभियान है वो जारी है। अभी हम खड़े हैं लोअर मुंडा इलाके में। जिस तरह आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी हद तक तैनात किए गए हैं और जो सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है। काजीगुंड से मोहम्मद शफी के साथ शाहिद हबीब। हिमाचल पंजाब सीमा पर आज जाम की स्थिति बन गई और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ी। दरअसल हिमाचल सरकार ने पास जारी किए थे, जिसके चलते दूसरे जिलों में फंसे हिमाचल के लोग जल्दी से जल्द अपने घरों में पहुंचना चाहते हैं। अब प्रशासन को चाहिए था कि वो इस संबंधी सभी पुख्ता प्रबंध कर लेता और आने वाले हिमाचल के लोगों की चिकित्सा संबंधी सभी जानकारी उनके पास मौजूद होती। तो वहीं पंजाब पुलिस का कहना है कि हमें हिमाचल प्रशासन की तरफ से इस संबंध में कोई भी जानकारी मुहैया नहीं कराई गई थी। पंजाब बॉर्डर पर जब भीड़ जमा होने लगी तब उन्हें मामले का पता चला। सर, ये जो यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है, जब हिमाचल गवर्नमेंट को पता था कि हमारे इतने लोग आएंगे तो उनके हिसाब से इनको यहाँ पे कम से कम इनके डॉक्टर्स या जो भी प्रशासन है
इस भीड़ को डील करने के लिए इन्हें अपना प्रशासनिक अमला यहाँ खड़ा करना चाहिए था और अव्यवस्था नहीं बननी चाहिए थी। मैं खुद लखनऊ से 16 घंटे ड्राइव करके आया हूँ, अकेला आदमी हूँ सर। इस टाइम हाथ भी कांप रहे हैं मेरे, लेकिन हम 4 घंटे से यहाँ खड़े हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारे लिए हमारे हिंदुस्तान का फाटक जैसे पाकिस्तान में हो जाता है वैसे बन गया आज की डेट। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी समस्या है, चलो हम ठीक है जेल लेंगे, हम भूखे भी हैं, कोई होटल नहीं खुला सबको पता, कहीं बिस्कुट नहीं, कहीं नमकीन नहीं, कहीं पानी नहीं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग और बच्चे हैं, इनको कहाँ पानी पिलाओगे आप? कोरोना वायरस के चक्कर में कोई घर नहीं। असम में कोरोना महामारी के संक्रमण की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने गुवाहाटी चांदमारी के मिनलपुर के 2 नंबर मस्जिद को भी सील कर दिया है। इधर पुलिस ने मस्जिद की देखभाल करने वाले एक व्यक्ति और उसकी पत्नी और बच्चों को क्वारंटीन में भेज दिया है। गुजरात राज्य के स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि ने बताया कि गुजरात में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 3,301 हो गए हैं। रविवार को कोरोना वायरस के 230 मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अहमदाबाद में 178 और सूरत में 30, आणंद में 8, राजकोट और वडोदरा में 4-4, गांधीनगर में 2, बनासकांठा, खेड़ा, नवसारी और पाटन में 1-1 मामले सामने आए हैं। जयंती रवि के मुताबिक रविवार को राज्य में 18 व्यक्तियों की मौत हुई। ये सभी मौतें अहमदाबाद के एसवीपी और सिविल अस्पताल में हुई हैं। वहीं राज्य में 31 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। कल शाम तक जो कुल कोविड के पॉजिटिव केसेस आए हैं 3,301 जितने कुल आए हैं, और कल के दिन जो नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं 230 जितने नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और 18 नए डेथ्स हैं, जिनमें से जो मात्र कोविड के डेथ हैं ये 8 ही हैं। बाकी जो 10 हैं अन्य गंभीर बीमारी के साथ जो पीड़ाते थे उनकी डेथ हुई है, जिसमें प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ कोविड 2019 नहीं है। और इस तरह से टोटल डिस्चार्ज जो लोग हुए हैं अभी तक, उनकी भी संख्या हम अगर देखें तो 313 जितनी है। आज हम खास 2 चीज़ कहना चाहेंगे। एक तो कि हमारे यहाँ जो डिस्चार्ज होने की संख्या और जिसकी गति है थोड़ी कम है, और वैसे मृत्यु जो कोविड की चिकित्सा दरमियान जो मृत्यु होते हैं उनकी भी संख्या थोड़ी ज़्यादा है। तो इसकी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोरोना वायरस के कारण जान गंवाने वाले श्रमजीवी पत्रकारों को 15 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। पटनायक ने कहा कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर में एक बड़ा स्वास्थ्य मसला खड़ा कर दिया है और आम जनता को जागरूक करने में पत्रकार अहम भूमिका निभाते हैं। वे अपने पेशेवर कर्तव्यों को निभाने के लिए मुश्किल हालत में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस संबंध में एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें यह घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के चलते देश में पैदा हो रही स्थिति को लेकर सोमवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की बैठक में 3 मई को खत्म हो रहे देशव्यापी लॉकडाउन के ऊपर चर्चा की है। और इस मामले पर पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी ने यह कहा है कि अधिकतर मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत हुए कि 3 मई के बाद कुछ आर्थिक गतिविधियों में छूट के साथ लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रवासी मजदूरों को लेकर फिलहाल कोई समाधान नहीं बताया। कि माइग्रेंट लेबर के बारे में केंद्र सरकार ने जल्दी से जल्दी ये पॉलिसी बनाने के लिए मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसके बारे में बात किया, कुछ मुख्यमंत्री लोग बात किया, मैंने शुरू किया पहले माइग्रेंट लेबर के बारे में। उसका प्रधानमंत्री का अभी उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, फाइनल डिसीजन नहीं दिया। अभी दूसरा अब बात कर रहा है अबाउट लॉकडाउन के बारे में। अभी पूरा मैं आपको पहले बताया, बीजेपी चीफ मिनिस्टर ने लॉकडाउन कंटिन्यू करने के लिए बताया। अभी तक दी मूड मैंने देखा कि मीटिंग का मूड तो लॉकडाउन कंटिन्यू करने के लिए कुछ कंसेशन देखे।
झारखंड के सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना पर राज्य के हालात पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हेमंत सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सीएम ने कहा कि रांची के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ की तैनाती का फैसला लिया गया है और साथ ही रांची की सीमाओं को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है और आवश्यकता के हिसाब से सीआरपीएफ की तैनाती अन्य इलाकों में भी की जाएगी। आज ऐसी हालात को देखकर हमने ये निर्णय लिया है कि हिंदपीढ़ी क्षेत्र में अब सीआरपीएफ की निगरानी में वो क्षेत्र रहेगा और वहां पर पूरी तरीके से आवाजाही, जो बाहर कोई बेड़ो चला गया, कोई गढ़वा चला गया, कोई कहीं चला गया, ये अब इसे रोकना पड़ेगा, तभी हम इस संक्रमण में से लड़ सकते हैं। अब पूरी तरीके से ये रोक लग जाएगा और इसके साथ साथ रांची के अंदर आने वाले, बाहर जाने वाले जितनी भी सीमाएं हैं, सड़कें हैं, उनको पूर्ण तरीके से सील कर दिया जाएगा और नियमानुसार ही अनुमान्य मामलों को छोड़कर सभी प्रकार की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी। इसके लिए पुलिस बल की तैनाती करते हुए ये सारी चीज सुनिश्चित करने के लिए डीजीपी को आदेश दे दिया जा चुका है, मुख्य सचिव को आदेश दे दिया जा चुका है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोमवार को जामताड़ा में एक नया मरीज मिलने के बाद ये आंकड़ा 83 पर पहुंच गया है। वहीं राजधानी रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50 को पार कर चुकी है। सोमवार को एक बार फिर से पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्री बन्नाई गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। झारखंड में कोरोना संक्रमण पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। के लिए चुनौती, देखिए चुनौती है निश्चित तौर पर, पूरे विश्व में, पूरे देश में ये समस्या है, चुनौती है। लेकिन इस चुनौती को जिस दृढ़ता के साथ राज्य सरकार सामना कर रही है, कहीं पर आपको ये नहीं लगेगा कि हमारे जो है फ्रंट वर्कर हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हमारे डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ है, सब में गजब का जोश है। और जो बीमारी से डर भय था, वो बीमारी से डर भय हमारे डॉक्टर और हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को निकला है। क्योंकि एक उनके अंदर भी कुछ भ्रांतियां थी, लेकिन वो निकला है और अब वो निकल के हमारा जो जैसे रिम्स का टास्क फोर्स है, वो मजबूती के साथ इसमें खड़ा है। एक ग्रुप जा रहा है और हम लोग लगातार उसमें काम कर रहे हैं। तो इसलिए कहीं पर भी मनोबल में कोई, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल में कोई, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। और जो भी जितने भी मरीज हैं या जितने भी ज्यादा से ज्यादा जांच होंगे, उन जांचों को हम करवाएंगे, ताकि जहां पर भी कोई एक भी आदमी यदि पता चलेगा, उसको हम खोज के जांच के दायरे में ला रहे हैं और खोज के लाकर उसको जो है हम क्वारंटाइन करा रहे हैं। और कोरोना संक्रमण पर जारी लॉकडाउन और कोविड-19 से जंग के बीच अभी तक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। हालांकि अब इसमें दिल्ली से सटे राज्य भी कूद पड़े हैं। सोमवार को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने साफ शब्दों में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी प्रशासनिक लापरवाही से हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। और क्या कुछ कहा है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे सोनीपत में लगभग 9 केस ऐसे आए हैं जिनको दिल्ली से संक्रमण हुआ, और पानीपत में ऐसे ही एक दिल्ली कर्मचारी की बहन जो सब इंस्पेक्टर है समालखा थाने में, वो संक्रमित हुई, उसका सारा परिवार संक्रमित हुआ। और हमें समालखा
थाने को सारे को क्वारंटाइन करना पड़ा है। इसलिए मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि जो उनके कर्मचारी दिल्ली में काम कर रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था वो दिल्ली में ही करें, उनको पास जारी करके हरियाणा में ना भेजें। इससे हरियाणा में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या बढ़ रही है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना का कहर अभी तक खत्म भी नहीं हुआ और मलेरिया ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता परमजीत पवार ने प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों पर CMO पालेराम से चर्चा की है। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर अभी ख़त्म भी नहीं हुआ और मलेरिया ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते जो डॉक्टर पालेराम है डिप्टी CMO के पद पर, हमसे बात करते हैं। सर, किस तरह से जो टीमें बनाई गई हैं, क्या मैसेज देंगे? देखिए, अभी जो मलेरिया का सीज़न चालू होना है, अभी तक हमारे यहाँ पे कोई मलेरिया का केस पॉजिटिव नहीं पाया गया, लेकिन हमारे जो मार्गदर्शन और सर्वे सर्वा हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, उनकी एक अपील आई है जो कि सभी सरपंचों को हमने देनी है। वो हमने प्रिंट करवाने का प्रोसेस अभी जारी है और जो कोरोना का है प्रोग्राम, इसके तहत ही जो सभी हमारे हेल्थ वर्कर जो बड़े मेहनत के साथ काम कर रहे हैं लगभग 2 महीने से, उनको हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि आप कोरोना के सर्वे के साथ साथ, कोरोना जैसे बीमारी के जो लक्षण हैं उनके साथ साथ आप डेंगू और मलेरिया का भी कार्य साथ साथ करेंगे। तो सारी टीमें पहले से ही हमारी तैनात हैं और कल हम जो स्प्रे की टीम है एक टीम ही लगाएंगे। उसमें हमारा ये रहता है कि कुछ गाइडलाइंस हैं सरकार की, उनके अनुसार जब भी कोई मलेरिया का केस आता है उसमें 50 घरों में उसके आसपास हम स्प्रे करवाते हैं और बाकी रेगुलर स्प्रे हमारे यहाँ नहीं होता। सर, कितने जो है कर्मचारी ड्यूटी लगाई गई है, किस तरह से इसकी? सभी सेंटरों में हमारे सिविल हॉस्पिटल से लेकर के सब सेंटर लेवल तक जितने भी हमारे कर्मचारी हैं सभी सारे प्रोग्राम में लगे हुए हैं। जो दूसरे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हैं हमारे, वो हर जो प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम है स्वास्थ्य का, उसमें बढ़ चढ़ करके कार्य करते हैं और वो टीमें ऑलरेडी हमारी तैनात हैं। उनको अलग से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो कोरोना के वाला काम है इसके साथ अन्य भी प्रोग्राम जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनको भी आप नियमित रूप से जारी रखें। कोई वार्ड भी बनाया गया है? नहीं, अभी तक इसका कोई ऐसी नौबत नहीं आई है क्योंकि कोई भी केस अभी तक मलेरिया का पॉजिटिव नहीं आया है और लेकिन हमारे पास सभी चीज़ों का इंतजाम है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो लोगों को कैसे जागरूक किया गया है? मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा क्योंकि जून माह मलेरिया और जुलाई माह जो डेंगू विरोधी उसके रूप में मनाया जाता है, तो अब गर्मी का सीजन आने वाला है। जब भी आप कूलर में पानी डालते हैं या टंकियों में पानी रखा होता है या टूटे फूटे मटकों में पानी होता है, टायर पड़े होते हैं, डिस्पोजेबल कप गिलास होते हैं, तो उनमें पानी खड़ा हो जाता है। तो मेरा सबसे यह अनुरोध रहेगा कि आप सप्ताह में एक बार अपने घर के सारे बर्तनों को जिनमें पानी भरा हुआ है उनको खाली करें और अच्छे से साफ कपड़े से जो है उसके चारों तरफ के एरिया को
रगड़ रगड़ के सफाई उसकी करें और सूखने के बाद ही दोबारा उसमें पानी भरें। तो 1 सप्ताह में अगर इस तरह से कर देंगे तो डेंगू और इसके बीमारी से बचा जा सकेगा। बिल्कुल 1 सप्ताह में जो है डॉक्टर साहब ने बिल्कुल साफ तौर पर यही कहना है कि 1 हफ्ता में जो है सभी अपने जो कूलर है या फिर पानी इकट्ठा ना होने दें और अच्छी से जो है इनकी सफाई भी करें। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज़, जींद। हरियाणा के पलवल में हाथीन के गांव हुंचपुरी से पकड़े गए 12 जमातियों में से 7 जमातियों को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि 2 को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। ये सभी दिल्ली के मरकज से यहां पर आए थे, जो छुपकर मस्जिद में रह रहे थे। इन जमातियों में से 3 को कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाया गया था। सभी जमातियों के खिलाफ हथीन थाना पुलिस की ओर से धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस जांच अधिकारी ताराचंद ने बताया कि 12 मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक जत्था इन लोगों का दिल्ली के मरकज से जमात बनाकर धर्म प्रचार के लिए हथीन क्षेत्र में आया हुआ था, जिनमें से 10 बांग्लादेशी और 2 भारतीय शामिल थे। बांग्लादेशियों के उछपरी गांव से पकड़े थे। ये आए थे टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, लेकिन ये यहाँ धर्म प्रचार के लिए जमात बना के न मरकज़ दिल्ली से 12 आदमियों की जमात तैयार करके धर्म प्रचार के लिए भेजे गए थे। क्या क्या नाम है उनके? जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके और कोरोना टाइम का मेडिकल करवाया गया। 3 के खिलाफ 3 में कोरोना वायरस पॉजिटिव और बाकी के मेडिकल चेकअप करवाया गया। 2 बार सैंपल लिया गया। कोरोना टाइम हाउस में रखे गए, जिनका समय अवधि पूरी होने के उपरांत कल 9 आदमियों को गिरफ्तार। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई के बीच दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम से बुरी खबर सामने आई है। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में कोरोना वायरस से संक्रमित 2 लोगों की मौत हो गई। कोरोना से जान गंवाने वालों में एक शख्स सेक्टर 49 का रहने वाला बताया जा रहा है। मरीज का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कोरोना से गुरुग्राम में दूसरी मौत हुई है और बताया जा रहा है कि इराक के एक नागरिक की भी मौत हुई है, जिसे कोरोना बताया जा रहा है। वहीं इस मामले में जिला उपायुक्त अमित खत्री की माने तो मौत जरूर हुई है, लेकिन मौत का कारण कोरोना वायरस था या फिर कुछ और, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं लगातार बढ़ते मामलों और दुकानों को खोलने संबंधी आदेशों पर जिला उपायुक्त ने रुख साफ करते हुए कहा कि किसी भी कंटोनमेंट एरिया में दुकान खोलने की परमिशन नहीं होगी। बाकी आवासीय कॉलोनियों में सभी नियमों को, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मुंह पर मास्क लगाने जैसी सावधानियों के साथ दुकानें खोलने के लिए कहा गया है। जो 2 आज मृत्यु हुई है, एक शहर के प्राइवेट अस्पताल में हुई है। रेजिडेंट्स एक इसमें से फॉरेन नेशनल है, एक उड़ीसा के हैं, और जो कॉज ऑफ डेथ है जिससे ये मृत्यु हुई है वो भी इसको असेस किया जा रहा है। दोनों कॉज कोविड पेशेंट जो पॉजिटिव ज़रूर थे, परंतु जो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ है वो भी असेस कर रहे हैं। सर, एक के बाद एक ये 6ठी मौत है मेदांता अस्पताल के अंदर। क्या कुछ जिला प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की जा रही है सर? देखिए, हॉस्पिटल डेफिनेटली अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जितना भी सुदृढ़ तरीके से कर सकता है, प्लस ऐसे समय पे कोरोना का जितना भी हमारे संक्रमण है किसी भी प्रकार से कहीं और ना फैले, उसको कंटेन किया जाए। किसी भी हमारे कर्मचारी में, स्टाफ में मिनिमल रहे, तो यही हमारा प्रयास है और इसी को लेकर हम तत्पर हैं। सर, इससे पहले जी जो स्टाफ मेंबर्स हैं मेदांता हॉस्पिटल्स के, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो ऐसे सब में जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो क्या कुछ लिए जा रहे हैं? एब्सोल्युटली। शहर के दूसरे इलाकों में जहाँ भी पॉजिटिव आ रहे हैं कंटेनमेंट जोन में उनको तब्दील किया गया है, तो इस तादाद में आसपास के रेजिडेंट्स भी डरे हुए हैं कि कहीं उनके ऊपर इस सब को लेकर। बिल्कुल सही बात है, और जहाँ से भी ऐसे केस आते हैं, जहाँ के भी वो निवासी हैं, रेजिडेंट्स हैं शहर के, तो उस क्षेत्र को इमीडिएटली कंटेनमेंट जोन देखा जाता है। आसपास के जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं या फिर कोई नेबर्स हैं, कोई उनके संबंध में आए हों, उन सबकी ट्रेसिंग करके उनकी भी सैंपलिंग की जाती है, क्वारंटीन में रखा जाता है।
हरियाणा के गुरुग्राम पुलिस ने सोहना इलाके से ट्रक से तस्करी कर लाई गई शराब को बरामद करने में सफलता हासिल की है। दरअसल सोहना थाना पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली थी कि सोहना के खाइक गांव इलाके में एक ट्रक लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस की टीम ने जब जांच शुरू की तो इस ट्रक में बड़ी मात्रा में देसी और अंग्रेजी शराब भरी पड़ी थी। बहरहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। लॉकडाउन में भी नशीले पदार्थ के साथ साथ शराब तस्करी बड़े तौर पर की जा रही है और वहीं इस मामले में एसीपी क्राइम की माने तो कब्जे में लिए गए ट्रक से 700 पेटी देसी और 250 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद की गई हैं। और पुलिस की माने तो ये ट्रक किसका है और कैसे यहां तक पहुंचा इसका खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस ने ट्रक के नंबर के आधार पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं राजस्थान में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है और इस बात की जानकारी राज्य के एडीजी क्राइम बीएल सोनी ने दी है। उन्होंने बताया कि 13,000 से ज्यादा लोगों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है और इन सभी ने अलग अलग तरह से लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन किया था। इसके अलावा सोशल मीडिया पर गलत जानकारी या भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की गई है। कुल देखें तो पूरे राज्य में 13,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कि इस महामारी के चलते कानून को तोड़ा है और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जहां तक वाहनों की बात करें तो इस पीरियड में 2 लाख से अधिक वाहनों का चालान किया गया है, 1,10,000 वाहनों को जब्त किया गया है और 3 करोड़ 30 लाख रुपए का जुर्माना 3 करोड़ 30 लाख रुपए का जुर्माना इन सब से वसूल किया गया है। 111 मुकदमे दर्ज किए गए हैं कालाबाजारी के खिलाफ, जिन्होंने कि आवश्यक वस्तुओं को अधिक कीमत पर बेचा और बेचते हुए पाए गए। इनके खिलाफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में कार्रवाई की गई है। अभी करीब 20 जिलों में 90 से ज़्यादा थानों पर कर्फ्यू लगा हुआ है, जहां पर कि हॉटस्पॉट्स हैं और पुलिस मुस्तैदी से इसकी पालना में लगी हुई है। सभी से यही निवेदन है कि कतई कर्फ्यू का उल्लंघन नहीं करें, लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करें, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, आपको जेल भेजा जाएगा। और अगर बाहर निकलना हो तो परमिशन के साथ मास्क लगा करके निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। हरियाणा के सिरसा में सब्जी मंडी में बिगड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने सब्जी मंडी शिफ्ट करने का एक बड़ा कदम उठाया है। एक निजी स्कूल ने अपना खेल का मैदान प्रशासन के हवाले कर दिया है और स्कूल के क्रिकेट और फुटबॉल ग्राउंड को सब्जी मंडी बनाने के लिए सौंपा गया है। इस भूमि को अब सब्जी मंडी के रूप में कोरोना संकट के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी सहमति विधायक ने प्रशासन को दे दी है और यहां पर साफ सफाई करवाई जा रही है। आज पहले पुरानी सब्जी मंडी में जगह कम होने की वजह से यहाँ शिफ्ट किया गया था, क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़ी जगह है। लेकिन 2 दिन मंडी बंद थी, इसलिए आज पहला दिन था और कुछ टेंट वगैरह भी नहीं लग पाए आड़तियों के और कुछ लोग भी ज़्यादा आए तो आज अव्यवस्था रही। तो आज हम उच्च अधिकारियों से बैठ के एक ऐसी प्लानिंग करेंगे कि हम कल से टोकन सिस्टम देंगे और उसके अनुसार ही प्रति घंटा के हिसाब से हम बुलाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि पूरा दिन मंडी चले ताकि लोग धीरे धीरे आएँ और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। ये इसलिए किया गया था कि यहाँ पे जगह ज़्यादा थी तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बन सकती है, लेकिन आज पहला दिन था और इनके टेंट वगैरह भी नहीं लग पाए आड़तियों के, तो कल से व्यवस्था सही हो जाएगी और सैनिटाइजेशन वगैरह, सफाई, सब कुछ, लाइट, सब व्यवस्था स्कूल की तरफ से की गई है। तो दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री ने झज्जर और बहादुरगढ़ की टेंशन बढ़ा दी है। कुछ ही घंटों में झज्जर बहादुरगढ़ दोनों ही स्थानों पर कोरोना के 2 नए केस मिले, जबकि पिछले दिनों झज्जर के गांव सलोधा निवासी दिल्ली पुलिस के जिस जवान में कोरोना पाया गया था, उसके परिजनों में से 3 को कोरोना होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। दिल्ली पुलिस के इस जवान के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उसके परिजनों को क्वारंटीन कर उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। उनकी रिपोर्ट भी आ गई है और दिल्ली पुलिस के इस जवान के माता पिता और एक नन्ही मासूम बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। इसके लिए जो हमारे दिल्ली के 10 पुलिस के नाके थे
हमने वो सारे के सारे नाके बहुत टाइट कर दिए हैं। उन पे CCTV कैमरे लगाने जा रहे हैं, थर्मल स्कैनर उन पर लगा दिया, उन पर रजिस्टर लगा के उनका डाटा तैयार कर रहे हैं। और आज डिप्टी कमिश्नर से भी बात हो गई है और नोडल अफसर से भी बात हो गई है, हमने उनको मना कर दिया। अब हम दिल्ली वालों को, किसी को भी जो एम्प्लॉइज है, चाहे वो कुछ भी है, उसको इधर नहीं आने देंगे। इसके लिए मेरे पास बहुत से सरपंचों के भी फ़ोन आए हैं। गाँव में भी भाईचारा बना के गाँव में जाके सरपंचों ने उनके परिवार वालों से अनुरोध किया है कि जो आपका बच्चा दिल्ली में सर्विस करता है, आप उसको दिल्ली में ही रखिए। जो दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों के मेरे पास फ़ोन पे आए, उन्होंने भी कहा है कि हम अब इनको दिल्ली में ही रखेंगे, क्योंकि हमारे को भी लगता है कि ये अपने परिवार को भी खराब कर रहे हैं। तो इसके लिए पूरी तरह से अब लोग भी सजग हो चुके हैं। और आपके माध्यम से भी मैं अपील करूंगा दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों से कि वो अपने गांव में ना आए। उनका नहीं, उनके परिवार को भी उनका नुकसान हो रहा है। वो अपने परिवार को इस मुश्किल घड़ी में, देश इस मुश्किल घड़ी में लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। हर एक की लड़ाई बराबर की लड़ाई है, वो भी हमारे भाई हैं। हम नहीं चाहते कि वो अपने परिवार से दूर रहे, लेकिन इस तरह के समय में उनको भी संयम बरतना चाहिए कि वो अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने देश को खतरे में ना डालें और वो जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे वो करें। राजस्थान के पाली में हिरण का शिकार किए जाने का मामला सामने आया है। राजोला कलां गांव के पास शिकारियों ने हिरण का शिकार किया और गोली चलने की आवाज़ जब पास में खेतों में काम कर रहे लोगों तक पहुंची तो वो घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि 3 लोग मरे हुए हिरण को उठाकर ले जा रहे थे। तभी ग्रामीणों को आरोपियों ने भी देख लिया और मरे हिरण को छोड़कर वहां से भागने लगे, जिसमें से 2 आरोपी भागने में कामयाब रहे, जबकि एक पकड़ा गया। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। राजोला ग्राम पंचायत के नपावा शहर में एक हिरण के शिकार की सूचना मिली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे। पुलिस 24 चौपड़ा स्टाफ हमारे साथ था और वहां पे एक मृत हिरण और एक मुलजिम को पकड़ा है। उसके बाद ग्रामीण वहां पे उस मुलजिम को पकड़े हुए थे और हमारे पहुंचने पर हमने मृत हिरण को और मुलजिम को पकड़ लिया और उसके पास एक लोहे की कूद बरामद की और आगे की कार्रवाई जारी है। और अभी ये हिरण प्रश्न वर्ग है तो इसका ये शेड्यूल फर्स्ट का जानवर है। राजस्थान के खाजूवाला एसडीएम पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। थाना अधिकारी ने यह गंभीर आरोप एसडीएम पर लगाया है, जिसका ऑडियो भी अब वायरल हो रहा है, जिसमें एसडीएम संदीप थाना अधिकारी विक्रम चौहान से क्षेत्र में बाहरी लोगों को नहीं आने की हिदायत दे रही हैं और इस दौरान जूता मारने की बात भी कही गई है। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच तकरार हो गई। थाना अधिकारी ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक को दी, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए हैं और मामले में एडिशनल एसपी सुनील कुमार जांच कर रहे हैं। वहीं एसडीएम ने भी मामले में सफाई दी है। यहाँ खाजूवाड़ा थानाधिकारी की तरफ से एक परिवार एसपी साहब को दिया गया था, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि यहाँ के जो एसडीएम है उन्होंने टेलीफोन पे वार्ता के दौरान इनको अपशब्द कहे और गाली गलौज की। तो इसकी जांच श्रीमान एसपी साहब ने मुझे दी। उसकी जांच के सिलसिले में मैं आज यहाँ आया था तो मैंने एसडीएम साहब के बयान लेखबद्ध किए और एसएचओ साहब के बयान अभी लेखबद्ध होने हैं। चूँकि प्रथम दृष्टया जो आरोप है उनके बारे में एसडीएम साहब का ये कहना है कि मैंने तो ये जो अपशब्द की बात है वो एसएचओ को नहीं कही थी, जो मजदूर आ रहे थे उनके लिए एसएचओ को कहा था। तो अभी इसकी जांच पूरी करने के बाद ये पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या है। निश्चित रूप से इसको तूल दिया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं थी। सिर्फ थानाधिकारी को थाना क्षेत्र में जो अनाधिकृत वाहन और यात्री है उनको नहीं आने देने के लिए। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पंजाब के पटियाला से इस वक्त की बड़ी खबर, एक और संक्रमित की मौत हो गई है। 5 श्रद्धालु तरनतारन और 3 कपूरथला से पाए गए कोरोना पॉजिटिव। चंडीगढ़ प्रशासन कमेटी 30 अप्रैल तक एक रिपोर्ट तैयार करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट के बाद कर्फ्यू पर विचार किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब के पटियाला में एक और
संक्रमित की मौत हो गई है, जबकि कई श्रद्धालुओं में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और इसके अलावा एक रिपोर्ट अब तैयार की जा रही है जिसमें कर्फ्यू को लेकर के स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी और जिस तरीके से कर्फ्यू पंजाब में बढ़ाया गया है उसमें आगे के जो भी कदम उठाने होंगे उसको लेकर के जानकारी दी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब से, जहां पर एक और मौत हो गई है कोरोना संक्रमित मरीज की और कई श्रद्धालुओं में अब कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और इसके अलावा एक रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है जो कर्फ्यू पर पूरी तरह से एक जानकारी तैयार की जाएगी, किस तरीके से कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लागू रहा और आगे की क्या कुछ स्थिति रहने वाली है उसके बारे में भी जानकारी दी जा सकती है। रिपोर्ट के बाद कर्फ्यू पर विचार किया जाएगा। जिस तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैल रहा है उसी को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है और कई श्रद्धालुओं में कोरोना के संक्रमण का पुष्टि हुई है कोरोना के संक्रमण की। और रिपोर्ट एक तैयार की जा रही है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से, जिसमें कर्फ्यू पर स्थिति साफ की जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन 30 अप्रैल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब पुलिस ने एक मुहिम चलाई है उस पुलिस अधिकारी के नाम पर जिसने अपनी बहादुरी का हर किसी को कायल कर लिया है। पंजाब के पटियाला में कुछ कथित निहंगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। उसी वक्त पुलिस के बहादुर अधिकारी हरजीत सिंह का हाथ कट गया था। अब पंजाब पुलिस ने उनके नाम पर एक मुहिम मैं भी हरजीत सिंह नाम से चलाई है ताकि पुलिस का हौसला बढ़े और लोग भी पुलिस का समर्थन करें। इस मुहिम में पंजाब के बड़े कलाकार और खिलाड़ी भी सामने आ रहे हैं और पंजाब पुलिस को सलाम कर रहे हैं। कर्मा वालियो, धर्मा वालियो, अणखा वालियो, शर्मा वालियो, रब दियां दित्तियां रखां वालियो, सिर ते पक्कियां छत्तां वालियो, दो दो साबत अखां वालियो, सही सलामत हाथां वालियो। और अपने मुल्क दी जड़ क्यों पट्टी जांदे हो, दुनिया विच बदनामी खट्टी जांदे हो। डॉक्टर पुलिस ते फौज है साडी रक्षा लई, उन्हां ते ही इट्टां पत्थर सट्टी जांदे हो। साडे लई घर-बार त्यागी फिरदे जो, ड्यूटी लई परिवार त्यागी फिरदे जो। ऐसे देश दे वीरां नूं प्रणाम करो और हाथ ना कटो, हत्थां 'च कुछ दान करो। कोरोना वायरस की जंग लड़न वाले देश के महान देश भक्तां नूं सल्यूट। इस वेले पंजाब पुलिस का हर अफसर, हर सिपाही अपनी ड्यूटी नूं महबूब समझ के हरजीत सिंह लई यही गा रहा है कि तेरी खिच के सोहणिया फोटो जेब विच पाई फिरदा वर्दीए तैनूं नहीं हिकना लाई फिरदा। तेरा सोहणीए मान मर जाना मोढे ते लिखाई फिरदा पी पी नी सुन साडी वजदी प्यार दी सीटी। फिर ना कहना घर भुल गई मोड़ ते आके लम्मी सीटी मार लेता। साडा हरजीत पंजाब पुलिस दा मान, साडे देश दा मान। सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ा अपना हनी सिंह। मैं अज ट्रिब्यूट देना चाहना पंजाब पुलिस के अफसर हरजीत सिंह जी नूं, जिहड़े कि कोविड-19 दे लॉकडाउन दे टाइम लोकां दी सेवा लई ड्यूटी ते सीगे ते उन्हां नाल इहो जी घटना वापरी कि उन्हां दा हत्थ कट दिता गया ते इहो जे बहादुर सूरमे ने हार नहीं मन्नी ते उन्होंने इस हमले का डट के मुकाबला किया। सो सारे लोगों को मेरे वालों एक रिक्वेस्ट है कि अपने सोशल मीडिया ते हैशटैग मैं भी हरजीत सिंह पा के पोस्ट करन ते उन्होंने सपोर्ट करन ते ट्रिब्यूट करन। और मेरा सल्यूट है पंजाब पुलिस ते पीजीआई हरजीत सिंह वाला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता आ। सो डीजीपी दिनकर गुप्ता वालों उन्होंने एक मुहिम चलाई आ भी उन्होंने कहा भी एक तुसीं सारिਆਂ ने नारा लाउणा भी आम विद हरजीत सिंह, आम विद पंजाब पुलिस। सो सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਆ भी तुसीं सारे पंजाब पुलिस का साथ दो। सो ये मैं वीडियो स्पैशल मेरे वड्डे भाई साहब SSP मोगा हरमनवीर सिंह गिल उन्हां लई मैं वीडियो बना रहा। सो मैं मोगे वालिਆਂ ਨੂੰ भी ते सारे पंजाब वालिਆਂ ਨੂੰ भी ਇੱਕੋ सुनेहा दिना भी आपां आपदी पुलिस का साथ दईए, आपां आपदे प्रशासन का साथ दईए ताकि आपां इस लड़ाई इस करोना तो जित सकीए। जय हिंद। सत श्री अकाल तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ।
ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਡਾਕਟਰਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਜੈ हिंद। पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह कोरोना वॉरियर्स और समाज के लिए वीरता की मिसाल बन गए हैं। लॉकडाउन के कारण ड्यूटी पर तैनात हरजीत सिंह का हाथ काट दिया गया था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे थे। यही कारण था कि उन्हें प्रमोट करके सब इंस्पेक्टर बनाया गया और हॉस्पिटल से उनका एक नया वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में मुस्कुराते हुए हरजीत सिंह सैल्यूट करते हुए उन सभी लोगों का हौसला दे रहे हैं जो मुश्किल वक्त में भी ड्यूटी पर तैनात हैं। बता दें, पीजीआई चंडीगढ़ में डॉक्टरों ने 7.5 घंटे की मशक्कत के बाद हरजीत सिंह का हाथ जोड़ दिया था। अब 2 हफ्ते बाद उनका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं। सामने वाला शख्स हरजीत सिंह से उनका हालचाल पूछ रहा है तो वो सैल्यूट करके ये कहते हैं कि सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। कर्फ्यू के चलते राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को आज बठिंडा में बसों द्वारा लाया गया। जानकारी देते हुए बठिंडा बस डिपो के इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने भी बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से बाहर फंसे लोगों को वापस लाने के लिए बसों द्वारा सेवा दी जा रही है, जिसके चलते आज बठिंडा में 7 बसों में 153 पंजाब के बच्चों को राजस्थान के कोटा से वापस लाया गया है, जिसके बाद प्रशासन द्वारा अगली कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार जिस तरीके से अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये पहल की है और अपने राज्यों के जो बच्चे कोटा में फंसे हुए थे, पढ़ने के लिए जो बच्चे जाते हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है। पंजाब में भी इसी तरीके से बच्चों को बुलाया गया है। 153 छात्रों को वापस बुलाया गया है। कई बसें पंजाब से गई थी और सभी बच्चों को वापस लाया गया है। पंजाब सरकार वालों बाहर फंसे हुए स्टूडेंटां ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕੋਟੇ ਤੋਂ 7 ਬੱਸਾਂ 153 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ 7 ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। पूरे 1 साल तो मैं मेडिकल स्टूडेंट हाँ तो उत्थे फैसिलिटीज वगैरह की दिक्कत आ रही थी, इस वजह करके सानू पंजाब सरकार की तरफ सदके बठिंडा वापस बुलाया गया। लॉकडाउन की वजह से कई लोग अपना जन्मदिन नहीं मना पा रही हैं, तो वहीं पंजाब के लुधियाना के न्यू राजगुरु नगर की रहने वाली 25 वर्षीय मोनिका कत्याल ने बताया कि उसका जन्मदिन था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना मनाने के कारण पूरा परिवार मायूस था और उसके पिता अश्विनी कात्याल ने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए थाना सराभा नगर की पुलिस के साथ संपर्क किया, जिसके बाद गली में पुलिस के वाहन सायरन बजाते हुए उनके घर पर केक लेकर पहुंच गए। और वहीं उनका कहना है कि जिस समय उन्हें केक दिया गया उस समय एसएचओ ने खुद गीत गाकर पूरे परिवार को बधाई दी। उनके लिए ये जन्मदिन जीवन भर के लिए यादगार बन गया है। तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कई तरह की परेशानियां लोगों को आ रही हैं, लेकिन इस तरीके के कार्यक्रम भी ना होने से घर में अगर परेशानी होती है और घर वाले अगर पुलिस को इस बारे में जानकारी देते हैं तो पुलिस इस तरह की मदद भी लोगों की कर रही है। और लुधियाना का ये पूरा मामला है जहां पर एक 25 वर्षीय लड़की का जन्मदिन था और उसके पिता ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि घर पर सभी मायूस हैं और लड़की जिसका जन्मदिन था उसके लिए पुलिस की टीम वहाँ पर केक लेकर पहुँची और धूमधाम से ये जन्मदिन मनाया गया, जिसके बाद लड़की ने ये बताया कि उसका ये जन्मदिन हमेशा यादगार रहेगा।
मध्य प्रदेश के भिंड जिले के नया गांव थाना के अंतर्गत ओझा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मगरमच्छ का बच्चा गांव में अचेत अवस्था में मिला। कुछ युवक ओझा गांव से खेतों की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में मगरमच्छ का बच्चा दिखा, जिसकी सूचना उन्होंने ग्रामीणों को दी। सूचना मिलते ही मगरमच्छ के बच्चे को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना नया गांव थाना प्रभारी को दी, जिसके बाद थाना प्रभारी ने वन विभाग को सूचना दी। ये मगर का बच्चा कब मिला, कैसे मिला? हम नदी पर जा रहे थे इसलिए नजर पड़ गई तो ये मुझको दिख गया। तो तब ये जीवित था? हाँ, थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी। सूचना नहीं दी किसी को? नंबर पता नहीं था मुझे किसी का। क्या नाम है? अनुज। गांव कौन सा है? ओझा। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बैठक की। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर कोरोना से बचाव और रोकथाम लॉकडाउन के संबंध में आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और इस दौरान राज्य के हालात पर चर्चा होने की खबर है। छत्तीसगढ़ में स्थिति नियंत्रण में होने से लॉकडाउन में सशर्त ढीले दिए जाने के संकेत दिए गए हैं और इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और मुख्य सचिव आर.पी. मंडल, पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, स्वास्थ्य विभाग की सचिव निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया विशेष रूप से उपस्थित रही। मुख्यमंत्री के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर खासतौर पर समीक्षा होने की खबर है और इसके अलावा इस बैठक में लॉकडाउन खोलने की योजना और इसे चरणबद्ध तरीके से कैसे लागू किया जाना चाहिए, इस पर भी विचार मंथन किया गया। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी को लेकर के पिछले एक महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लॉकडाउन जारी है और उसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार राज्यों से संपर्क कर रहे हैं ताकि केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच समन्वय बना रहे। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। कभी सूखा, कभी बारिश, कभी आंधी तो कभी बाढ़। किसानों की समस्याएं हैं कि कभी कम होने का नाम नहीं लेती। एक तरफ तो किसान पहले से लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं और अब ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। पहले लॉकडाउन से तिल मिलाया किसान, अब किसानों पर पड़ी मौसम की मार। किसानों पर कुदरत की दोहरी मार। जहां एक तरफ किसान लॉकडाउन और मजदूर न मिलने की वजह से पहले ही भारी भरकम नुकसान उठा चुके हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के जसपुर में ओलावृष्टि किसानों पर कहर बनकर टूटी है। यहां कोरंगामाल गांव में ओलावृष्टि से जहां खेतों में तरबूज की फसलें खराब हो गई, तो वहीं सब्जियों का भी यही हाल है। कहर बनकर बरसी बारिश के साथ ओलावृष्टि। दरअसल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई ओलावृष्टि से सैकड़ों किसानों की फसलें उजड़ गई। एक तो पहले ही किसान लॉकडाउन की मार को झेल रहे हैं और अब ऊपर से ओलावृष्टि ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। क्षेत्र के हालात ऐसे बन गए कि यहां तरबूज, लौकी और परवल की खेती उजड़ चुकी है, जिसके चलते अब किसानों को अपनी रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। मैं परवल का खेती किया था, आज ओला आया, आज का रात में पूरा नष्ट हो गया है। परवल बेचकर मैं अपना बच्चों को पालता था, मैं कैसे पालूंगा। अभी शासन से मेरे लिए अनुरोध है, ये शासन कोई भी मेरे बच्चों को पालन पोषण के लिए कुछ भलाई दें। मेरा फसल पूरा बर्बाद हो गया है। मैं एक किसान हूँ। मेरा तरबूज का खेती किया था 3 से 4 एकड़ के अंदर में, पूरा बर्बाद हो गया है। उसको मीडिया कर्मी और शासकीय से मैं कुछ अनुरोध करता हूँ
कि मेरे को कुछ राहत मिले। वहीं दूसरी तरफ फसलों का निरीक्षण करने पहुंचे तहसीलदार ने माना कि किसानों की फसलें काफी खराब हो गई है और किसानों की फसलों की जांच के बाद राहत राशि प्रदान की जाएगी। कि मैं मौके पे अपना राजस्व अमला, राजस्व निरीक्षक पटवारी के साथ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ निरीक्षण में हमने पाया है कि कोरंगामाल राजस्व ग्राम में कुल किसान के द्वारा 2 से 3 एकड़ भूमि पर तरबूज की खेती की गई थी। इसके आकलन में पूर्णतः फसल क्षतिग्रस्त होना पाए हैं। किसान के द्वारा जानकारी दी गई है कि उसने 20 से 30 हज़ार रुपये इसमें खर्च किए थे और उसका फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। RBC 6(4) के प्रावधान के तहत नियमानुसार अब इसमें जांच करके राहत राशि इनको दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश के साथ ही ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण फसलों को भारी भरकम नुकसान पहुंचा है। इस नुकसान के बाद जहां किसानों को अपनी आजीविका की चिंता सता रही है, तो वहीं उन्होंने सरकार से सहयोग की अपील की है। जसपुर से संगीता चौहान की रिपोर्ट, ANB न्यूज। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।